हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 में इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन एफिशिएंसी के कुछ और डीप कंसेप्ट के बारे में। तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी आने वाली 2 वीडियोस में मैं खत्म करवा चुका हूं। जिस तक प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि ये जो सारी वीडियोस आ रही है चैप्टर की लगातार, यानी कि जनरल इक्विलिब्रियम के सारे टॉपिक्स की वीडियो जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब तक आप सारी वीडियो को सीरीज वाइज नहीं देखोगे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि सारे वीडियोस को इस टॉपिक के इस चैप्टर के सीरीज वाइज ही देखते हुए आना। तो मिलते हैं आज की वीडियो में, देखते हैं क्या पढ़ना है। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल इक्विलिब्रियम विद कॉम्पिटिटिव इनपुट मार्केट्स। दूसरा हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन एंड द फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है पहले जनरल इक्विलिब्रियम विद कॉम्पिटिटिव इनपुट मार्केट्स के बारे में। तो देखिए इसमें क्या है, तो पहले हमें समझना होगा जनरल इक्विलिब्रियम। तो वो हम जानते हैं कि भाई जनरल इक्विलिब्रियम हमारी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, सारे प्रोड्यूसर्स की, सारे कंज्यूमर्स की, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम। और ये पार्शियल इक्विलिब्रियम से क्या होता है, काफ़ी अलग होता है, क्योंकि पार्शियल इक्विलिब्रियम में हम सिर्फ या तो सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे होते हैं, सिंगल प्रोड्यूसर की, या फिर एक सिंगल बिजनेस की, या फिर एक सिंगल कंट्री की। तो इस तरीके से बात करते हैं। तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम अलग होता है और जनरल इक्विलिब्रियम अलग होता है। और हम पिछली कुछ वीडियो से सिर्फ और सिर्फ जनरल इक्विलिब्रियम को ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब हमें इसमें क्या डिस्कस करना है, तो जनरल इक्विलिब्रियम विद कॉम्पिटिटिव इनपुट मार्केट, मतलब एक ऐसी मार्केट जहां पे परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। किनके बीच में, सेलर्स के बीच में। हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन देयर एग्जिस्ट परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट्स, अ पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व, एफिशिएंट प्रोडक्शन सेट विल द अटेन्ड एज अ जनरल इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से इस बात को समझना, हम बात करें यहाँ पे किसकी, परफेक्ट कंपटीशन की, यानी कि जहां पे सेलर्स के बीच में एक अच्छा खासा कंपटीशन पाया जाता है। तो वो भी किसके, फैक्टर मार्केट के। फैक्टर मार्केट क्या होती है भाई, फैक्टर मार्केट जहां से हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उठाते हैं। हम सब जानते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 तरह की होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और जहां से भी हम इन चारों चीजों को ले रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, उनके बदले में पेमेंट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर मार्केट, जो क्या है, एक कॉम्पिटिटिव फैक्टर मार्केट है। और आपको एक पॉइंट मिलेगा, वो भी किसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर। अब बात है प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होता है, तो इसको मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, जहां पे मैंने आपको क्यू पॉइंट एक्सप्लेन किया था। तो क्यू पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जहां पे इक्विलिब्रियम मौजूद है और वहां पे जो है एफिशिएंसी बिल्कुल हाई लेवल की है, यानी कि प्रोडक्शन जो है और जो आउटपुट का जनरेशन है वो बिल्कुल हाई लेवल पे है और प्रॉफिट भी क्या है, मैक्सिमम है। तो वो चीज थी यहाँ पे। तो आपको जो एक पॉइंट मिलेगा कहाँ पे, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे, जो एक तरह से जनरल इक्विलिब्रियम शो कर रहा होगा। तो एफिशिएंट प्रोडक्शन सेट विल अटेन्ड एज जनरल इक्विलिब्रियम, यानी कि एफिशिएंट प्रोडक्शन दिखाता है वो, और साथ साथ वही किसको दिखाता है, जनरल इक्विलिब्रियम को भी। अब अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, फर्म्स इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री फेस सेम इनपुट प्राइसेस, यानी कि जो भी हमारे परफेक्ट कंपटीशन में जो भी इंडस्ट्रीज हैं, यानी जो भी इंडस्ट्री काम कर रही है, उन सबको कहीं ना कहीं सेम प्राइसेस देने पड़ते हैं फैक्टर पेमेंट्स के तौर पे। यानी कि एक सिंपल सी बात है, जब आप फैक्टर प्रोडक्शन मार्केट से उठाओगे, जैसे आपने लैंड ली, लैंड के बदले आप रेंट पे करोगे, लेबर के बदले आप वेजेस पे करोगे, कैपिटल के बदले आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो वो सब जो है वो इक्वल अमाउंट में ही देना पड़ता है हर एक इंडस्ट्री को। तो उसने क्या बोला कि फर्म्स इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री फेस द सेम इनपुट प्राइसेस, उन्हें हर एक इनपुट के सेम प्राइसेस पे करने पड़ते हैं। इसके बाद एवरी फर्म विल मिनिमाइज कॉस्ट बाय एम्प्लॉइंग इनपुट्स इन क्वांटिटीज। अब जो हर एक फर्म है वो जो है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं किसी को, कॉस्ट को। एक सिंपल सी बात है भाई, कोई भी जो रैशनल प्रोड्यूसर होगा, यानी जो समझदार प्रोड्यूसर होगा, उसे पता है कि अगर उसे प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो उसके मात्र 2 तरीके होते हैं, और 2 भी क्या, एक नाम का होता है। 2 तरीके कौन से हैं, कि या तो प्राइस इंक्रीज कर दे, लेकिन दिक्कत क्या है, प्राइस इंक्रीज करने के लिए भाई कंपटीशन भी तो है आसपास। अगर आपने प्राइस कर दी है इंक्रीज और मार्केट क्या है, कंपटीशन है, मोनोपोली नहीं है, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है। और जब परफेक्ट कंपटीशन होगा तो जो कंज्यूमर के पास, उसके पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आपसे क्यों खरीदेगा महंगे में सेम चीज, वो किसी दूसरे कंज्यूमर के, दूसरे प्रोड्यूसर के पास जाएगा, वहां जाए खरीद लेगा। तो प्राइस बढ़ाना सही ऑप्शन होता नहीं है। तो एक तरीका क्या होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज कर लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट को मिनिमाइज करके भी क्या हो सकता है, प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है।
तो ये लोग क्वांटिटीज में बाय करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, ताकि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। और वो भी कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे शो दैट MRTSLK। अब ये MRTS क्या था, ये था मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, वो भी किसकी, लेबर और कैपिटल की, इक्वल्स द रेशियो ऑफ इनपुट प्राइसेस। ध्यान रखना जो रेशियो है इनपुट प्राइसेस का, ठीक है, वो इसके बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने बात लिखी हुई है, ये रही, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि W/R बराबर आएगा MRTSLK। तो भी होता क्या है वो देखते हैं। फॉर अ वेज ऑफ, एक मिनट, फॉर अ वेज रेट ऑफ वेज रेट W एंड अ रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल R। तो दो चीज होती है, एक तो हमारा वेज रेट W है यहाँ पे, यानी कि आप लेबर को कितनी पेमेंट कर रहे हो, दूसरा रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल। अब बात ये रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल क्या होता है, भाई हमने कैपिटल लिया है, यानी कि अपने मार्केट से पैसा उठाया है, अब कोई भी आपको पैसा फ्री में देगा नहीं, आपको उसके बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसी के लिए यहाँ पे क्या बात की गई है, टर्म यूज की गई है, रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल R। द कंडीशन फॉर कॉस्ट मिनिमाइजेशन विल बी, तो ये हमारा कंडीशन होता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन का, यानी कि W/R बराबर आना चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के। अगर दोनों बराबर है तो कॉस्ट मिनिमम आएगा, और अगर ये बराबर नहीं है तो कॉस्ट मिनिमम नहीं आएगा। तो अब के बाद ध्यान रखना कि कभी भी एक केस आता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे किया जाता है एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर, तो उसका तरीका यही है कि W/R यानी कि वेज रेट अपॉन में रेंटल कैपिटल का रेशियो जो है वो हमेशा MRTS के बराबर आना चाहिए। अब इसके बाद क्या आता है, कंसिक्वेंटली कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम मस्ट लाई ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कर्व। यह तो मैं कर ही चुका हूं, और जो इक्विलिब्रियम है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर लाई करना चाहिए, which identifies resources allocations where the slopes of isocants of the two commodities are equal। वो भी कहाँ पे, जहाँ पे दोनों के जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, वो दिखाता है हाईएस्ट एफिशिएंसी को, कि जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट तरीके से की गई है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा अपने आप ही। तो ये पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए, तब तक हम क्या बोलते हैं कि हाँ भाई जो प्रोडक्शन है वो एक अच्छे लेवल पे की गई है, ऑप्टिमम लेवल पे की गई है। तो ये तो होगी इसकी बात कि भाई जनरल इक्विलिब्रियम का कॉम्पिटिटिव इनपुट मार्केट से क्या रिलेशन होता है, मतलब क्या होता है हमारा कॉम्पिटिटिव इनपुट मार्केट में जनरल इक्विलिब्रियम। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो क्या है आज की वीडियो का, प्रोडक्शन एंड द फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम। अब प्रोडक्शन का वेलफेयर से क्या रिलेशन है वो समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सी बात है, वेलफेयर का मतलब क्या होता है, एक तरह से सामाजिक कल्याण, ठीक है। और वो कैसे किया जा सकता है, जब लोगों के पास प्रॉपर रिसोर्सेज हों। हमने बात करी पॉवर्टी के बारे में, और भी चीज़ों हम बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में मैंने पॉवर्टी के टर्म्स को, इनइक्वालिटी के टर्म को काफ़ी डीप में समझा है। साथ साथ मैं अभी सेमेस्टर 5 में वो करवा रहा हूँ इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, वहाँ मैंने बात करी है गरीबी के बारे में और जो हमारा इनइक्वालिटी है उसके बारे में। तो वेलफेयर का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा किसी भी कंट्री के अंदर, आउटपुट का लेवल बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं मैं बात कह सकता हूँ कि जो वेलफेयर है वो अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि लोगों को जॉब प्रोवाइड की जा रही है। क्योंकि बिना लेबर के बिना लेबर को हायर किए हुए, बिना लोगों को जॉब प्रोवाइड किए हुए हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाना क्या होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने लोगों को जॉब दी है, तब होता है कि आउटपुट का लेवल जनरेट हो रहा है। और जब आउटपुट का लेवल जनरेट हो रहा है तो सिंपल सी बात है क्या हो रहा है, लोगों तक पैसा पहुंच रहा है और लोगों तक रिसोर्सेज पहुंच रहे हैं उसे खरीदने के लिए। तो जब उस लोग उसे खरीदेंगे, क्योंकि उनको जॉब मिल चुकी है और जॉब मिली तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो आउटपुट का जो जनरेशन हुआ है वो उसे बाय कर पाएंगे, और इस तरीके से क्या होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड राइज करेगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जब जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो वेलफेयर हमारा जरूर बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो वेलफेयर भी क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। जैसे कि आप जितनी भी रिच कंट्रीज देख लो या फिर जो ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन हाई लेवल पे गया जाता है ताकि लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड तरीके से काम कर सके और वो अपनी सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। लेकिन जितनी भी हमारी गरीब कंट्री है या फिर जहाँ पे इनइक्वालिटी काफ़ी बड़ी मात्रा में पाई जाती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ % लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं अपनी नेसेसिटीज़ कंप्लीट करने के लिए भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, या फिर उनके पास प्रॉपर पैसा नहीं होता, प्रॉपर रिसोर्स नहीं होता ताकि वो अपने बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट कर पाएं। तो प्रोडक्शन का वेलफेयर से अपने आप एक रिलेशन है। अब आगे समझते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा और। व्हेन ऑल प्रोड्यूसर एक्ट रैशनली, जब सारे प्रोड्यूसर समझदारी से काम करेंगे रैशनली टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, वो भी किसके अंदर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर, द कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज पैरेटो एफिशिएंट। तो ध्यान रखना, कभी भी जो है जो प्रोड्यूसर है अगर वो एक तरह से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए काम कर रहा है, वही परफेक्ट कंपटीशन होते हुए भी तो काम करेगा किसके तहत, पैरेटो एफिशिएंट के तहत। मतलब तब जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा वो हमारा क्या होगा, पैरेटो एफिशिएंट। इसके बारे में मैंने बात करी है प्रीवियस वीडियो में।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो वीडियोस आने वाली हैं, कुछ वीडियोस और इस चैप्टर में हर एक टर्म जो है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस टर्म से क्या रिलेटेड है। तो अगर आपने पिछले टॉपिक नहीं देखोगे तो आपके आने वाली वीडियोस भी क्या आएगी, समझ में नहीं आएगी। अब क्या है, दिस थ्योरम टेक्स अवे द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो यहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल काम नहीं करता, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट फॉर नॉन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब बात है भैया ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या है, ठीक है। देखो तीन तरह के स्केल होते हैं, एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है डिक्रीजिंग, एक होता है डिमिनिशिंग। अब तीनों में फर्क होता है, मैंने आपको शायद समझाया था। देखो प्रोडक्शन रिटर्न्स टू स्केल ये होता है, अगर मैं बात करूँ तो उसका कर्व कुछ ऐसे बनता है, ये यूं फिर यूं और फिर यूं। थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं मैं इसे, यूं। तो इसका मतलब पता है क्या होता है इस कर्व का मतलब? देखो कर्व जो है ना वो तीन तरह के होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। मैं दिखाऊं तो आपको, एक तो बनेगा यूं यूं, एक बनेगा हमारा यहाँ पे यूं, और एक बनता है हमारा यूं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से। इस ग्राफ का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज इंक्रीजिंग रेट से बढ़े, मतलब बढ़े तो लेकिन इंक्रीजिंग रेट से बढ़े, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला ग्राफ, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रेट से बढ़ना। अब जिनको नहीं पता इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना क्या होता है समझाता हूं उनको मैं। सपोज करो कोई नंबर है, जैसे मैंने ऐसे लिखा 2 फिर 4 फिर 8, ठीक है, फिर हमारा हो गया 14, फिर हमारा हो गया एक तरह से क्या 22। अब ये देखो पहले 2 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ गया, फिर हमारा कितने से बढ़ा, ये 8 से बढ़ गया। तो वो धीरे बढ़ तो रहा है, लेकिन जिस स्पीड से बढ़ रहा है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इनकी से बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना। एक होता है कांस्टेंट रेट से बढ़ना। सपोज करो मैं ऐसे यहाँ पे ये लिख देता, इसको छोड़ के 2 4 6 8, अभी से 2 गैप से बढ़ रहा है। अरे एक होता है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना, मतलब स्टार्टिंग में तेजी से बढ़ रहा है फिर डिक्रीज करना शुरू कर गया। तो इसको बोलते हैं कि जब भी प्रोडक्शन होती है तो स्टार्टिंग में तो जो फर्म है वो इंक्रीजिंग रेट के हिसाब से काम करती है। यानी कि स्टार्टिंग में जब भी फर्म अपने इनपुट्स को ऐड करती है तो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। फिर एक टाइम के बाद प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़नी शुरू होती है, फिर लास्ट में प्रोडक्शन गिरनी शुरू हो जाती है। यानी कि जब हम इनपुट लगाते भी है ना तब भी प्रोडक्शन राइज नहीं कर रहा होता। वही सेम चीज यहाँ पे है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ध्यान रखना इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी कि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जनरेट करोगे। मतलब इतनी सारी फर्म्स है तो किसी फर्म की मोनोपोली नहीं है, तो उसके लिए जो हायर प्रॉफिट जनरेट करना है वो पॉसिबल नहीं होता। अब यहाँ पे क्या है, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट फॉर नॉन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो अगर हम बात करें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम की, तो कैसे एग्जिस्ट करेगा, नॉन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के ऊपर। यानी कि या तो वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, सॉरी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, या फिर वो घटेगा। तो ये कुछ रूल्स होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। इसके अलावा कुछ असम्पशंस भी हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर, वो कौन कौन से हैं वो समझते हैं एक करके। तो कुछ 4 लिखे हैं मैंने, अब ये क्या है वो समझो। पहला क्या है, देयर इज नो प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह की प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी नहीं होती। यानी कि एक फर्म क्या डिसीजन ले रही है उसका दूसरी फर्म पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स है। तो वही बात यहाँ पे, तो वन प्रोड्यूसर्स डिसीजन डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ द अदर, ये दूसरे की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे किसी तरह का प्रभाव नहीं डालते हैं। पहले क्वेश्चन हम ये मान के चलते हैं। दूसरा, कंजप्शन एक्सटर्नलिटी, नथिंग टू डू विद इंपैक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड दस ऑन कंजप्शन। यानी कि प्रोडक्शन का इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से, दूसरा कंजप्शन से किसी तरह का लेना देना नहीं होता। मतलब एक तरह से प्रोडक्शन का ना तो इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क पड़ रहा, ना ही हमारा कंजप्शन पे फर्क पड़ रहा। ये चीज ध्यान रखना, इसका एक और ऑप्शन है ये। तीसरा, पेरेटो ऑप्टिमली और इज एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। तो पेरेटो जो है वो सिर्फ जनरल इक्विलिब्रियम के टर्म्स में काम आता है। मतलब हमने क्या देखा था स्टार्टिंग की वीडियोस में कि इक्विलिब्रियम 2 तरह के होते हैं, जनरल भी होता है और पार्शियल भी होता है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम के केस में ये वाला मेथड जो है हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये सिर्फ काम किस में आएगा, हमारा जनरल इक्विलिब्रियम में। फिर जो हमारा 4th पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, पेरेटो ऑप्टिमली एग्जिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज। मतलब ये जब काम करता है जब मार्केट में या फिर इकोनॉमी में पूरी एम्प्लॉयमेंट हो सारे रिसोर्सेज की। मतलब आपने कभी एक चीज, मैं आपको एक चीज डिस्कस करता हूं। सपोज करो ये ग्राफ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पीपीसी कर्व प्रीवियस इकोनॉमिक्स में, तो ये हमारा पीपीसी कर्व है। तो अगर पीपीसी कर्व जो है ना, इसका मतलब क्या है कि हम जो है वो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल प्रोडक्शन। देखो 2 तरह की होती हैं, एक तो होता है अटेनेबल, एक होता है
नॉन अटेनेबल। सपोज करो ये पॉइंट है, इसके अंदर मैं कोई पॉइंट ले लूँ ए बी सी, तो ये सारे पॉइंट हमारे क्या होंगे, अटेनेबल होंगे, यानी कि जो ज़्यादातर बिजनेसेस हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। और अगर कोई भी बिजनेस पीपीसी कर्व के अंदर परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो अपने सारे रिसोर्सेज को कंप्लीटली यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी तक अगर उन्होंने सारे रिसोर्सेज अगर वो यूज कर लेते तो इस पॉइंट पे करते, मतलब ऑप्टिमल लेवल पे परफॉर्म कर रहे होते, जो कि हमारा ये वाला लेवल है, तो वो यहाँ पे होते। सपोज करो कोई फॉर्म अगर यहाँ परफॉर्म कर रही है, यहाँ परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली फुल्ली यूटिलाइज कर रही है। और एक होता है, मान लो कोई पॉइंट यहाँ है, ये तो होता है नॉन अचीवेबल या फिर नॉन अटेनेबल, यानी कि आप इस पॉइंट तक तो अटेन कर ही नहीं सकते जब तक आप इकोनॉमी में अपने रिसोर्सेज को ग्रोथ नहीं दिलाए थे। सपोज करो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तब जाके आप हो सकता है इस चीज को अचीव कर लो, लेकिन सेम टेक्नोलॉजी के साथ और सेम रिसोर्स के साथ आप सिर्फ यहाँ तक अटेन कर सकते हो। और ध्यान रखना, पेरेटो जो है वो काम कब करता है, जब इकोनॉमी के अंदर फुल इंप्लॉयमेंट हो सारे रिसोर्सेज की, यानी कि सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और ऑप्टिमली यूज्ड किया जाए, यानी कि वो सिर्फ जब काम करता है जब इकोनॉमी यहां पे काम कर रही हो, पीपीसी कर्व के बिल्कुल ऊपर, ना कि अंदर। तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो उम्मीद है आपको अब तक के सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी भी तरह का डाउट रह जाए, किसी भी तरह की क्वेरी रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और बात करेंगे इसे कुछ टॉपिक्स के बारे में और ज़्यादा, ठीक है। तो अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ वीडियोस बाकी हैं, तब तक हमारा क्या होगा, ये वाला कंप्लीट लेसन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब और किसी भी तरह का डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है। और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो होता है ना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।